श्री राधा रमणम विजयते। दिस इज सी ए निकिता टिंकर, सी फाइनल ईयर 20 एन सी इंटरमीडिएट AR7। सो आज की वीडियो में हम IBS पेपर नंबर 6 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 84 मार्क्स इन सच अ ट्रिकी पेपर। सो नवंबर 24 के पेपर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि क्या ही पेपर आया था IBS का। सो मैंने कैसे टैकल किया उसको हम सब ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। सो देखो, पहला तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको एक्सक्लूसिव डेज IBS के लिए नहीं देने हैं। आप क्या करिएगा, जो मार्च एंड आ जाए जब, और अप्रैल, इन इस टाइम पीरियड पर आप रोज़ 1 या 2 केस स्टडी IBS की सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। दैट विल बी मोर देन सफिशेंट, बिकॉज IBS में देखो केस स्टडी रिपीट नहीं होने वाली। ठीक है। सो आपको IBS की केस स्टडी सिर्फ इसलिए सॉल्व करनी है कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाए कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। सो उतना ही पर्पज़ है आपको IBS की केस स्टडी सॉल्व करने का। सो सॉल्व कहाँ से करनी है, आप क्या कर सकते हैं, एक तो नवंबर 24 का पेपर पिक कर लीजिएगा, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। May 24 का भी चाहो तो एक बार आप ट्राई कर लेना, वो सॉल्व कर सकते हो। प्लस ICI की जो केस स्टडीज़ है, आई थिंक 50 कुछ केस स्टडीज़ निकाल रखी है, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। आप बस उतना वहाँ से केस स्टडीज़ पिक कर सकते हो, और वहाँ से अगर आप 30 केस स्टडीज़ भी सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। सो इस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए। एक्सक्लूसिव अगर आप डेज दोगे तो आपका टाइम बल्कि वेस्ट हो जाएगा। जो एनर्जी आप किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते थे और वहाँ पर बेटर स्कोर कर सकते थे, वो आपका टाइम IBS में चला जाएगा, जहाँ पर आप कुछ ही कर लो, बहुत आप पेपर को पैटर्न को बहुत 100% क्रैक नहीं कर सकते हो। वो आपको स्पॉन्टेनियस ही वहाँ पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन है और आपको कितना क्लिक हो पा रहा है कि वो किस बुक से रिलेटेड है या किस टॉपिक से पूछा गया है। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सक्लूसिव डे मत दो। जो ये मैं पैटर्न बता रही हूँ कि रोज़ एक केस स्टडी सॉल्व कर लेना, वो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज ना, अगर आप सॉल्व भी करोगे ना पूरा एक्सक्लूसिव डे देके, तो वो इतना बोरिंग हो जाता है ना कि इतनी एफिशिएंसी भी नहीं निकल पाएगी। सो आपको केस स्टडी इस पैटर्न से सॉल्व कर लेना आपके लिए बेटर रहेगा। प्लस आपको क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए IBS का, तो आई वुड सजेस्ट आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो IBS का, नॉट मोर देन दैट। एक मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि उस 4 आवर्स पीरियड में आप बेसिकली मल्टीपल बुक्स से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किससे टॉपिक पूछा गया है। तो बहुत ऑनेस्टली आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट उससे ज़्यादा देने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे तैसे हम बाकी सब्जेक्ट तो कर रहे हैं और कर लेंगे, लॉ और कॉस्टिंग का क्या करें। सो अगर आपने ऑलरेडी सेट A और सेट B दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको उसके अलावा और कुछ करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जितना आपको आइडिया लॉ और कॉस्टिंग का होना चाहिए था वो आपको लग चुका है उन एग्ज़ाम को देने के कारण। सो अब उससे ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप क्या करना है, जो 1.5 डे हो IBS के लिए, उसमें आप इनका जो इंडेक्स है वो और देख के चल जाना, तो आपके लिए बहुत सफिशेंट रहने वाला है वो। अगर आपने अभी तक सेट A और सेट B नहीं दिया है, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि अभी आप दे लो सेट A और सेट B। बिकॉज अगर मैं आपको इन जनरल कहूँ कि आप 7 डेज देकर लॉ और कॉस्टिंग ख़त्म कर दूँ, आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका 7 डेज बाद इन दोनों का एग्ज़ाम होगा ना, आई कैन गारंटी आप पढ़ लोगे और बहुत हाई चांसेस है कि आप क्लियर भी कर जाओगे। सो लॉ और कॉस्टिंग आप सेट ए और सेट बी के लिए जो पढ़ रहे हो, उस फॉर्म के लिए जो पढ़ रहे हो, वहाँ से जितना कवरेज हो जाएगा उतना ही सफिशेंट रहेगा। आपको बस सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक तो प्रोविजंस की, प्रोविजन अप्लाई कैसे हो रहे हैं, और अगर केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको उसे अटैम्प्ट कैसे करना है। सबको टॉपिक पता होना चाहिए, बस उतना ही रेलिवेंस है। सो लॉ और कॉस्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है कि बुक्स क्या क्या कैरी करें। सो देखो, मैं पर्सनली बताऊँ, आई कैरीड एवरीथिंग। मतलब मैं अपनी सारी सारी बुक्स ले गई थी। मतलब कुछ छोड़ के जाने का देखो सेंस नहीं है, बिकॉज ICI इज़ अलाउइंग यू टू कैरी एवरीथिंग।
आप सब कुछ लेके जा सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि हम अंदर सेंटर तक कैसे लेके जाएंगे, तो लाइक जैसे हमारे सेंटर पे तो दे अलाउड इवन पेरेंट्स टू कम एंड वो हमारी डेस्क तक आके छोड़ गए थे सामान। सो ऐसे ही काफ़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रही है, तो बेटर है आप जितनी सारी बुक्स लेके जा सकते हो आप सारी ले जाओ। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर बुक को छोड़ आई या छोड़ आया, उसके कारण मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि सारी बुक्स कैरी कर लेना, चाहे ऑथर्स की बुक्स हो, चाहे ICS स्टडी मैट हो, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, कैरी दैम। ओके, फिर क्या कंपाइलर लेना चाहिए और उसको लेके जाना है? सो देखो, ICI सेम क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने वाली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया है। अब उसमें भी वो रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ लेगी तो मतलब एग्ज़ाम का पर्पस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो कंपाइलर्स का आइडियली कोई रेलेवेंस है नहीं, बट फिर भी आप बहुत सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो उस केस में फिर आप कंपाइलर लेके जा सकते हो सेफ्टी के लिए, जिसका भी आपको ठीक लगे, पर आइडियली क्वेश्चन रिपीट नहीं ही होगा। सो ये तो अपने माइंड में पहले से फीड करके चलना कि आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलने वाला। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो ऐसा चाह रहे होते हैं कि ग्रुप 1 हम देना चाह रहे हैं पर साथ में चाहते हैं कि IBS भी हमारा क्लियर हो जाए, हम ग्रुप 2 बाद में देंगे, हमने IDT DT अभी पढ़ा ही नहीं है और फिर भी हम IBS देना चाहते हैं, तो हम कैसे पढ़ें? सो देखो, आइडियली तो पहला ऑप्शन तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इट्स बेटर कि आप जब IDT DT पढ़ लो उसके बाद IBS दे दो, क्योंकि IBS के लिए आपको एक्सक्लूसिव कोई टाइम तो देना है नहीं। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप नहीं ग्रुप 1 के साथ ही IBS को भी करो, तो फिर आप DT IDT को देखो, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको आप पढ़ भी नहीं सकते हो सिर्फ IBS के लिए, वो भी। तो इसलिए बेटर होगा कि जो आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं प्लस लॉ और कॉस्टिंग आपका हो जाएगा, इनका कॉम्बो बनाकर आप जितना अटेम्प्ट कर पाओ पेपर, आई थिंक उसके बेसिस पे आप इसको एग्जाम करवा सकते हो। और थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट दे लेना या तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो और कितना आपका स्कोर बैठ रहा है। सो आप ट्राई पर्पज से IBS अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक्सक्लूसिव अब उसमें बहुत एनर्जी लगाओ, स्पेशली फॉर DT IDT वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है और काम नहीं देगी। सो अब DT IDT ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको बस ना तो वो थ्योरी है और ना ही वो ऐसे बहुत छोटे से सब्जेक्ट कि आप ऐसे ही पढ़ के काम चला सकते हो। सो या तो बेटर है आप बाद में दे दो, या फिर आप एक अलग से टाइम ना लगा के सिर्फ एग्ज़ाम बाकी सब्जेक्ट के बेसिस पे दे आओ। दूसरा है, अगर मान लो आपका ग्रुप 2 बाकी है और आपने ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर लिया था, तो आपको अब FR AFM ऑडिट कुछ भी याद नहीं है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में आई वुड सजेस्ट आप ऑडिट पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑडिट का आपको क्या देखना रहेगा, इंडेक्स आप देख सकते हो तो आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे। सो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो अगर किसी ने भी अगर डिटेल इंडेक्स बना रखा हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो, नहीं तो ICI मैट के बेसिस पर देख लेना, तो आप ऑडिट अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। दूसरा FR AFM बचते हैं, तो उसमें से आई वुड सजेस्ट FR इज़ ओशन, तो उससे बेटर है आप AFM इज़ कंपेरेटिवली छोटा सब्जेक्ट, सो आप उसमें से आप देख सकते हो कुछ इजी चैप्टर्स और उनको कवर कर सकते हो, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। सो ये हो गया ग्रुप 1। अगर ग्रुप 2 आइदर और आपके पास है और आपको IBS भी अटेम्प्ट करना है साथ में, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब आता है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सो देखो, आपको 4 आवर्स मिलते हैं प्लस 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में बहुत एसेंशियल है कि एक तो आप सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ लो, हर केस स्टडी की आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, आई वुड एडवाइस, और उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस केस स्टडी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आते। जिसके सबसे कम आए उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, बाकी सारी केस स्टडीज अटेम्प्ट कर लेनी है। और हमारे एग्ज़ाम में तो हम थोड़ा क्या चिल थे कि हमें लगा कि May 24 जैसा पेपर आएगा IBS का, बट हमारे साथ धोखा हो गया। सो आप लोग पहले से थोड़ा अवेयर हो, इसलिए आप उस 15 मिनट्स का बहुत क्रूशियल यूटिलाइजेशन करना, वहाँ पर बहुत अच्छे से केस स्टडीज़ पर ध्यान देना कि आपको कौन सी अटेम्प्ट करनी है। और देखो, रिपीटेटिव तो मिलेगी नहीं, तो इस बहकावे में तो रहना मत कि आपको कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप बैठ के ढूंढ रहे हो कि कहीं से रिपीटेटिव है क्या।
हाँ, जो आईसीआई के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के स्टडी मैट है वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर अगर आप सोचो कि किसी कंपाइलर में से मिल जाए तो वो नहीं होने वाला। सो 15 मिनट्स का बहुत सही से यूटिलाइजेशन करना। और मान लो अगर आपको सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हो हर केस स्टडी के, फिर आप एमसीक्यूज़ की बेसिस पर जज कर सकते हो कि आपको कौन सी केस स्टडी छोड़नी है। सो 15 मिनट्स में आपका ये काम हो ही जाना चाहिए। उसके बाद जो 4 आवर्स रहते हैं, आपको 4 केस स्टडी करनी है, मतलब 1 आवर ईच यू विल बी हैविंग फॉर ईच केस स्टडी। इस 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मतलब बहुत हायर कंडीशन में आप 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे सकते हो, बट इससे ज़्यादा दोगे तो आपका पेपर छूटेगा। और हमारे अटेम्प्ट में यही हुआ था कि बहुत लोगों का पेपर छूट गया था। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, सो आप टाइम मैनेजमेंट का पहले से ध्यान रख के चलना। अब बेसिकली मल्टीपल जब बुक्स होगी तो उसको भी कैसे मैनेज करें। तो मैंने पर्सनली ऐसा किया था कि हमारे सेंटर पे तो वी वर अलाउड टू टेक मोर टेबल्स एंड हमने तो उस पर अरेंज कर ली थी बुक्स। सो अगर आपको मिले चाहे ना मिले, आप अपनी बुक्स को इस तरीके से अरेंज करना कि एक सब्जेक्ट एक स्टैक बना लो आप उसका। सो आपको बुक्स आइडेंटिफाई करने में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम दिक्कत ना हो। आप एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा टाइम से पहले पहुंच जाना और इस तरीके से बुक्स को अरेंज कर लेना। अच्छा, अब केस स्टडीज़ अप्रोच कैसे करनी है। सो मैं बेसिकली ऐसा करती थी कि सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ती थी। सच में दिस इज़ अ ट्रिक जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाली है। सो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद केस स्टडी पढ़नी है। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि किस किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस है और किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है केस स्टडी पढ़ते टाइम। सो अगर आपको टाइम सेव करना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ा करो, उसके बाद केस स्टडी अप्रोच किया करो। और मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव करती थी, फिर एमसीक्यूज़ करती थी हर एक केस स्टडी के। सो एक केस स्टडी को आपको पूरा एक साथ ही करना है एट अ टाइम 1 आवर में, पर मैं पहले उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर लेती थी, फिर उसके एमसीक्यूज़ करती थी। आप आइदर वे जा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, पर ऐसा नहीं कि आप सारे एमसीक्यूज़ लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा एरर्स होती हैं और अगर पेपर हमारा जैसा बहुत लेंदी आया है तो वो छूट ही जाएंगे एमसीक्यूज़। सो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। और आईबीएस में तो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो वो आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लस मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, एक नहीं आ रहा, तो मूव ऑन करना सही टाइम पर बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर कहीं अटको, तुरंत मूव ऑन करके नेक्स्ट की स्टडी पे शिफ्ट हो जाना। ये वेट मत करते रह जाना कि मैं ढूंढ लेती हूँ। मूव ऑन, एंड जब आपको लास्ट में टाइम मिले फिर उस क्वेश्चन को आकर आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आप उस टाइम पे मूव ऑन नहीं किया आपने, तो फिर आपका आगे का पेपर छूट ही जाएगा। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक केस स्टडी पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट से केस स्टडी में क्वेश्चन है, तो आप उनकी रेलिवेंट बुक्स अपने सामने टेबल पर रख लेना और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना। तो इस तरीके से आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी रहेगी। आई ट्राइड कि मैं सारे डाउट्स आपके कवर कर दूं, फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना और लेट मी नो कि ये वीडियो यूज़फुल था या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।